शारणेश्वर महादेव और सनातन संस्कृति और धर्म के प्रतीक स्वरूप गुरुवर के श्री चरणों में शत नमन। साथ ही मंच पर विराजमान समाज के कार्यों में तन मन धन से समर्पित समस्त हमारे व्यावसायिक वर्ग के, शैक्षणिक जगत के और राजनीतिक वर्ग के समस्त अतिथियों का शत नमन। आज साथ ही समाज के कार्यों में तन मन और धन से समर्पित समाज बंधुओं, समाज के कार्यों में और समाज के सौभाग्य स्वरूप हमारे वृद्धजनों और भावी समाज के युग प्रणेता भाइयों व बहनों, आप सभी का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान ने पूरे राजस्थान के देवासी समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की है और अपने कार्यों में प्रथम प्राथमिकता जो शिक्षा को दी है वो काफी प्रशंसा के योग्य पहल है। हमारे समाज में पिछले 10-15 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है और आगे आने वाले 10-15 वर्ष और भी अधिक क्रांतिजनक होंगे, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा को लेकर अवेयरनेस में, सकारात्मकता में काफी वृद्धि हुई है। इतना मैं समझती हूँ, मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान का जो मूल उद्देश्य है वो समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को तैयार करना है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को तभी तैयार किया जा सकता है जब हम अपने समाज में फैले जो नेगेटिव पक्ष प्रथाएं हैं उन्हें दूर करें, और जो नेगेटिव पक्ष प्रथाएं हैं उन्हें तभी दूर किया जा सकता है जब हमें जानकारी हो कि हमारे समाज में आखिर कमियां कहाँ है। और जैसा कि हम जानते हैं, मैं इस मंच से किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं कहना चाहती, परंतु जो समाज की ग्राउंड रियलिटी है उसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि सुधार के लिए पहले जानकारी होना जरूरी है। हमारे समाज में आज भी लगभग हर गांव से 2-3 लड़कियां ही है जो हायर एजुकेशन में जा पाती है। हमारे समाज में हम देखते हैं कि शिक्षा के रेशियो में वृद्धि हुई है, लेकिन जब इसको माइक्रो लेवल पर देखा जाता है तो ये शिक्षा क्षेत्र में जो वृद्धि है ये पुरुष वर्ग के लिए ही हुई है। अभी भी बालिका शिक्षा को लेकर समाज में जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। हमारे समाज की एक छोटी सी स्टोरी है जो ग्राउंड रियलिटी को काफी स्पष्ट कर देगी। हमारे समाज की एक महिला है तो उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी 11th में थी और जो सेकंड वाली थी वो 7th क्लास में थी। तो उन्होंने दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और उन्हें समझाने की कोशिश की गई, तो समझने की जगह उन्होंने सुना दिया कि हमारे घर में बहुत काम है और ऐसे भी ये कौन सी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी, और तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना, हमारी बेटियां यदि कलेक्टर नहीं बनेगी तो चलेगा। मतलब ये क्या बात हुई कि शिक्षा को हर बार एक नौकरी से जोड़ देना। मानती हूँ शिक्षा इकोनॉमी का एक पार्ट जरूर है, लेकिन शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं है। हम यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो यदि कोई एक शिक्षित वर्ग व्यवसाय करेगा तो वो काफी अच्छे ढंग से करेगा। हाँ, हो सकते हैं 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ अपवाद, जैसे मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री नारायण जी भाई साहब, जो शिक्षा में कोई हायर एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी आज हमारे सामने सफलता के मुकाम पे है। और सर ने अपना जो संघर्ष है वो मात्र 13 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था, और सर अपना जो संघर्ष है उसे भूले भी नहीं है, इसीलिए आज वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं।
और जलाराम जी भाई साहब की कहानी भी कहीं हमसे अछूती नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, हो सकता है सर के समय में जो शिक्षा को लेकर परिस्थितियां थी वो उनके अनुकूल ना हो, लेकिन हमारे पास एक अनुकूल माहौल है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो हमें शिक्षा से दूर नहीं रहना है और किसी को दूर नहीं रहने देना है। शिक्षा हमें ह्यूमन बिहेवियर सिखाती है, शिक्षा हमें परिस्थितियों से डील करना सिखाती है। हम जन्म तो सिर्फ एक प्राणी के रूप में लेते हैं, लेकिन हमें मनुष्य तो शिक्षा ही बनाती है। और यदि मैं बात करूं तो हम मैक्सिमम जो है ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो मैक्सिमम पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई होती है, तो लाजमी है कुछ कमियां ज़रूर रह जाती है। और यदि ये कमियां कुछ ज़्यादा है तो हमारा पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। और इसीलिए यदि हम इसे प्रारंभिक फेज में ही दूर कर दें तो ये कमियां कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी भी है और बेसिक्स में जो यदि कमियां हैं उसे सुधारने के लिए हमारे पास एक अच्छा प्लान है, तो हम उसे काफ़ी अच्छे ढंग से दूर कर सकते हैं। जो हमारी बेसिक पढ़ाई हुई होती है ऑलमोस्ट सभी की, तो उसमें हमें कभी सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, सिर्फ रटने पर फोकस करवाया जाता है। तो वो हमें फिर एक हमारी बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। तो एक हाल में जो प्रकाशित हुई एक रिसर्च बेस्ड स्टडी प्लान जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें ऑलमोस्ट व्हाट, व्हाई एंड हाउ ये 3 वर्ड पर फोकस किया गया है। व्हाट व्हाई 5th से लगाकर 8th तक के बच्चों के लिए, एंड व्हाट व्हाई एंड हाउ जो 9th से लगाकर 12th हायर एजुकेशन में है उनके लिए। अब यदि मैं इसे और अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट करूं तो मान लीजिए हम कभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं, तो उस समय जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट, आखिर फंडामेंटल राइट है क्या। तो हमें आंसर मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स कुछ स्पेशल छूट है, अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म के साथ मिल जाती है और वो उसे हमेशा शोषण से दूर रखती है। When after second question, how, I mean why, तो why मतलब कारण कि फंडामेंटल राइट हमें क्यों प्रोवाइड किए गए, और हमेशा जो कारण है वो हिस्ट्री में छिपे रहते हैं। तो हम जब अपने देश का 1947 से पहले का समय देखते हैं तो पहले की जो व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, फिर सामंतवादी व्यवस्था, फिर ब्रिटिश कालीन भारतीय व्यवस्था, तो इस पूरे दौर में व्यक्ति हमेशा शोषण का शिकार होता रहा और उसका कारण था कि व्यक्ति के पास शोषण से लड़ने के लिए कोई विशेष पावर, कुछ विशेष अधिकार नहीं थे। तो जो 1947 का हमारे लिए एक पुनर्जन्म का समय था, तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि आगे आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, और यदि शोषण हो भी जाए तो उसके पास लड़ने की एक प्रक्रिया हो, उनके खिलाफ वो बोल सके, लड़ सके। तो फिर उसे हमारे फंडामेंटल राइट को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट के रूप में स्वीकार किया गया। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ मीन्स कैसी प्रक्रिया रही, किस प्रक्रिया के अधीन फंडामेंटल राइट्स को हमारा पार्ट बनाया गया। यदि हम किसी टॉपिक को इन 3 फेज से गुजार कर यदि पढ़ते हैं तो वो जो टॉपिक है वो बेसिक से लेकर हाई तक कवर हो जाता है। और यदि कोई बच्चा जो बेसिक से लेकर अपनी 12th तक की पढ़ाई इस प्रक्रिया के तहत करता है, तो जो बच्चा निकलेगा 12th के बाद वो सब सब्जेक्ट्स को समझना, को रिलेट करना, रिजल्ट्स निकालना, वो सब सीख जाता है और फिर वो एक मात्र पर्सन नहीं, एक पर्सनैलिटी के रूप में विकसित होता है। इसलिए आपके लिए ये उपयोगी हो तो जरूर स्वीकारें। और जो हमारे समाज में शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यदि हमें कोई ऊंचाई दे सकती है तो वो सिर्फ शिक्षा है। और अंततः मैं इतना कहना चाहूंगी कि व्यक्ति के लिए समाज बैकबोन है, और यदि बैकबोन में कहीं फ्रैक्चर आ जाए या वो टूट जाए तो व्यक्ति की दो कंडीशन होती है, या तो व्यक्ति को पैरालाइज का अटैक आ जाता है या फिर वो कोमा में चला जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी समाज की एकता, अखंडता कभी टूटने नहीं देनी है, इसे सदैव बनाए रखना है। और अंततः दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और दो शब्द की ये बातें सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी इक्वली इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। दो पंक्तियां, यदि जीवन में हो रुकावटें, हो कहीं संघर्ष, तो हारना नहीं है, करना है प्रयास हमें, और सफलता की मंजिल तक है पहुंचना। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ताली बजा रहे हैं उन्हीं को भाषा में समझ में आई है। बाकी लोगों को नहीं, एक बार दिल खोल के ताली बजाइएगा। जिन्होंने ये कहीं, उन्होंने जो बात बोली है वो बहुत कुछ पढ़ाई करने के बाद भी हमको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही बखूबी, संपूर्ण रूप से एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा, और जिस प्रकार से